गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं भोला सिंह, बायो टीचर, GDND SNIC करबी चित्रकूट। तो आज हम क्लास 11 की बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो पहली यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, उसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सजीव जगत। या जैव जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली क्लासों में आप लोगों ने जनरली सजीवों, निर्जीवों या जनरली एक तरह से पूछा जाए कि किन्हीं 2 या 4 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम बताइए, तो उसमें से आप बताएंगे पेड़ पौधे, मनुष्य, साइकिल, जीव, कार। ये आपको मालूम है, पिछली कक्षाओं में ये पढ़ाया जा चुका है। मान लीजिए कुछ उदाहरण आप लोगों को दिखाए जाए कि ये पादप और ये डस्टर, इनमें से आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है। तो ये जानकारी आप लोगों को पहले से है, आप तुरंत बता देंगे कि पौधा क्या है, सजीव है, और ये डस्टर क्या है, निर्जीव है। तो ये जानकारी आप लोगों को पहले से है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो लिविंग वर्ड्स चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम क्या सीख पाएंगे, इसके द्वारा हमें क्या सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है सजीव के बारे में जानेंगे हम, फिर उनके लक्षणों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उसमें विविधता के बारे में जानेंगे, और लास्ट में उसके वर्गीकरण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसमें लिविंग वर्ड्स, पहला जो इसमें पॉइंट आएगा लिविंग। लिविंग मतलब सजीव। सजीव शब्द आया, किसको कहेंगे हम सजीव, कैसे हम मान लेंगे। तो जनरली हम ये जान सकते हैं कि सजीव ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। अब जीवन पाया जाता है मतलब सबसे मेन जो इसमें पॉइंट है वो प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, इसका पाया जाना। तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, जीव द्रव्य पाया जाएगा, उन्हें हम सजीव कहेंगे। है क्या ये प्रोटोप्लाज्म? ये जो है सजीवों में पाया जाने वाला एक तरल लिक्विड कोलाइडी विलयन होता है, जिसका निर्माण मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के पश्चात होता है, जैविक क्रियाओं के पश्चात होता है। इसीलिए इसको हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवन का भौतिक आधार माना है, फिजिकल बेस माना है इसको प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो अब हम ये जान चुके हैं इसमें कि जिनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा उन्हें हम सजीव कहेंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण, ये तो हम जान लिए कि सजीव किसको कहा जाएगा, ये हमको मालूम चल गया। उसके बाद सजीवों के लक्षण कौन कौन से हैं और अन्य लक्षण। एक ही लक्षण के आधार पर तो हम नहीं मान सकते कि जीव द्रव्य पाया जा रहा है, उसके साथ साथ कुछ और मुख्य लक्षण भी होंगे। तो कौन कौन से लक्षण हैं?
फर्स्ट ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इसके अंतर्गत मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत अन्य क्रियाएं भी आ जाती हैं, इसमें श्वसन, ये उसके बाद लास्ट में इसमें आ जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये मुख्य लक्षण है सजीवों के। ग्रोथ मतलब वृद्धि, सजीवों का ये मुख्य लक्षण है। कोई भी सजीव होगा उसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाएंगी, विभाजन करेंगी, जनरली वो ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। रिप्रोडक्शन जनन, मतलब कोई भी सजीव है वो अपनी जो प्रजाति है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए, भविष्य में बनाए रखने के लिए क्या करेगा, एक प्रक्रिया करेगा जिसके द्वारा उसकी पीढ़ी चलेगी, रिप्रोडक्शन है। जनरली ये 3 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। 3 टाइप्स का होता है। सेक्सुअल में क्या है, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होगी, नर और मादा अलग अलग चाहिए। एसेक्सुअल में एक ही जनक की आवश्यकता होगी। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब शरीर का कोई भी भाग उससे अलग होकर के नए सजीव को जन्म देगा। उसके बाद आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। इसमें 2 क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिज्म, एक उपचय होती है और एक अपचय होती है। उपचय का मतलब क्या है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। और अपचय का मतलब इसी का अपोजिट, जटिल से सरल की ओर। मतलब शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सरल सरल घटकों से मिलकर के एक जटिल पदार्थ का निर्माण करती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो जटिल पदार्थों से विकसित होकर के सरल पदार्थों का निर्माण करती हैं। जैसे श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद चौथा जो है इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। तो जितने भी सजीव हैं उनमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो जीवित पाई जाएंगी। जीवित कोशिका का पाया जाना मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति। जीवित कोशिकाएं पाई जाएंगी, जीवित कोशिकाओं के द्वारा उनका शेप और साइज क्या होगा, निश्चित होगा। जबकि निर्जीवों में ये लक्षण नहीं पाए जाएंगे, ना तो उसमें ग्रोथ होगी, ना रिप्रोडक्शन होगा, ना मेटाबॉलिज्म होगी, ना ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इन पॉइंटों के द्वारा हम ये भी जान लिया कि सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं और वो लक्षण निर्जीवों में नहीं पाए जाते। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट इसमें, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स। सजीवों में विविधता, विविधता, सजीवों में विविधता। तो सजीवों में विविधता का मतलब ये है कि आप लोग देखे होंगे पूरा जो ये इन्वायरमेंट है, ब्रह्मांड है, उसके अंतर्गत कितने सजीव पाए जाते हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक, अब जितने भी सजीव ये पाए जा रहे हैं, तो क्या कभी आप लोगों ने ये देखा है कि सभी में एक समान लक्षण पाए जा रहे हैं या एक समानता पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही। चाहे उसके आवास के द्वारा हो, चाहे उसकी आकृति के आधार पर हो, चाहे उसमें पाई जाने वाली क्रियाओं के आधार पर, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या है, भिन्न। तो ये जो भिन्नता पाई जा रही है उसमें नाम दिया गया डाइवर्सिटी, विविधता। लेकिन किसमें? लिविंग में, नॉन लिविंग में नहीं, लिविंग में। मतलब सजीवों में जो विभिन्नता पाई जा रही है उसको कहेंगे जैव विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स। अब उसके बाद इसमें जो आ जाता है, विविधता तो पाई जा रही है, लेकिन इसका अध्ययन मान लीजिए हमको करना है, उनके बारे में जानकारी करना है, तो हम कैसे इतने सभी सजीवों को जान पाएंगे? तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। कैसे नामकरण हम करेंगे जितने भी सजीव पाए जा रहे हैं? ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण।
तो जनरली बायोलॉजी के अंतर्गत जितने भी सजीव हैं उनको याद रखने के लिए या जानकारी रखने के लिए दो प्रकार के नामों से जाना जाता है। एक देशज नाम हो जाता है। देशज का मतलब उसको एक तरह से कह सकते हैं जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम। एक तो जनरली हम लोकल नाम से, मान लीजिए कह दिया हमने मनुष्य या कुत्ता, या किसी पौधे का नाम ले लिया मटर, तो ये तो उसका क्या है, देशज नाम है, जेनेरिक नाम है। लेकिन उसमें जो है स्पेसिफिक नेम होता है, उसमें जीनस और स्पेसीज दो से मिलकर बना होता है। जूलॉजिकल, जिसको साइंटिफिक नेम कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, उसको होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, तो वो उसका क्या है, होमो सेपियंस जो है एक स्पेसिफिक नेम है। और इसी को स्पेसिफिक नेम वाली सिस्टम को बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम। मतलब इसमें जो स्पेसिफिक नेम में जो नाम लिया जाता है उसमें जैसे मान लीजिए मनुष्य है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। दो नाम है इसमें। एक जो होमो है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और सेपियंस जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसको कहा गया बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसकी कुछ अवधारणाएं हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की। वो अवधारणाओं का मतलब क्या है कि इसको लिखा कैसे जाएगा। तो जनरली अब जब हम स्पेसिफिक नेम लिखते हैं किसी भी सजीव का, तो उसमें 2 वर्ड्स आएंगे, एक जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पेसीज को, जिसमें से जो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जो स्पेसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। इस पद्धति को, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लीनियस ने प्रेजेंट किया था। कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को प्रेजेंट किया। इसके बारे में भी आपने जान लिया कि इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। जितने भी सजीव हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के द्वारा, किसने दिया था इसको, कैरोलस लीनियस ने। कितने वर्ड से मिलकर बना होता है, 2 वर्ड से। एक पहला जो होता है जीनस और दूसरा स्पेसीज। ये कैपिटल में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाता है अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां। इसी में नॉमेनक्लेचर में एक दो पद्धतियां आ जाती हैं, ICBN और ICZN। ये दो पद्धतियां नॉमेनक्लेचर में आ जाती हैं। मतलब अगर कह दिया जाए कि जंतु का साइंटिफिक नेम और दूसरी तरफ कह दिया जाए पादप का साइंटिफिक नेम। ठीक है। तो जंतु का जो साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा उसको जूलॉजिकल कहा जाएगा, और जो पादप का लिखा जाएगा उसको बॉटनिकल कहा जाएगा। ठीक। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेचर। मतलब इसमें बॉटनिकल नेम आएगा। कौन सा नेम आएगा, बॉटनिकल। बॉटनिकल का मतलब पादपों का, पौधे का साइंटिफिक नेम आएगा। तो उसके नामकरण की ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गई। इसको सबसे पहले 1898 में इस संस्था को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद अगर मान लीजिए हमको कह दिया जाए किसी जंतु का साइंटिफिक नेम, तो जंतु मान लीजिए मनुष्य है, जंतुओं के अंतर्गत आएगा। इसका साइंटिफिक नेम रखने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संस्था निर्धारित की गई, उस संस्था को कहा गया ICZN, इंटरनेशनल कोड
आर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब जूलॉजिकल मतलब जंतुओं का नामकरण की पद्धति है। तो दो पद्धतियां ये हो गई नॉमेनक्लेचर। ठीक, उसके बाद आ जाता है इसमें लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सब बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत है। तो तीसरा इसमें आ जाता है सी नंबर पर लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसको किन स्तरों पर निर्धारित करेंगे। तो उसको निर्धारित करने की तीन विधियां हैं। निर्धारित करने की तीन विधियां हैं। पहली है जेनेटिक, दूसरी है स्पेसिफिक, तीसरी है इकोलॉजिकल, इकोसिस्टम। ठीक, तो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होगी वो जीन के अकॉर्डिंग होगी। जीन के अकॉर्डिंग मतलब जीन के द्वारा उत्पन्न होगी। स्पेसिफिक का मतलब जाति विविधता होगी, वो जातियों में आपस में कौन सी विविधता पाई जा रही है। और इकोसिस्टम का मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। उस पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी घटक पाए जा रहे हैं, उन घटकों में जो अंतर पाया जा रहा है उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहा जाएगा। ठीक, तो इसमें आपने अध्ययन किया बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी है क्या। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत उसका नामनक्लेचर के बाद उसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धतियाँ, बॉटेनिकल अलग, जूलॉजिकल अलग। उसके बाद लेवल ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद इसमें आ जाता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी वर्गीकी कहा जाता है। वर्गीकी, एक सजीव के बारे में जान लिया, उसमें विविधता के बारे में जान लिया। आप उसको भविष्य में जानकारी के लिए उसको किस सिस्टम के आधार पर व्यवस्थित रखा जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो एक शाखा आ गई टैक्सोनॉमी। मतलब ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों को वर्गीकृत करके रखा जाता है, वर्गीकी कहलाती है। इसमें एक वर्ड आता है टैक्सा। टैक्सा का मतलब ये होता है कि सजीव है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया, उसको एक व्यवस्थित वर्गीकृत क्रम में रखा गया, जिसको उसकी स्मॉल यूनिट का नाम दिया गया टैक्सा। उसके बाद इस टैक्सा के अंतर्गत इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो टैक्सा के अकॉर्डिंग अगर हम किसी जंतु का वर्गीकरण करें, ठीक, तो सबसे पहले आएगा किंगडम। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। इतने स्टेप आएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम किसी सजीव को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले किसी भी सजीव को लिया हमने, मान लीजिए चाहे मनुष्य मान लीजिए चाहे कोई पादप मान लीजिए, तो कैसे हम वर्गीकृत करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आ जाता है किंगडम, मतलब जगत। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि किस जगत में है। दो ही जगत हैं इसमें, पादप जगत और जंतु जगत। तो जो सजीव हम लिए हैं वो किस जगत में, मान लीजिए मनुष्य को हमने लिया, मनुष्य उदाहरण में लिया हमने, ठीक है। तो मनुष्य किसके अंतर्गत आएगा, जंतु जगत के अंतर्गत। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर एनिमल किंगडम या जंतु जगत। दूसरे नंबर पर फाइलम आ जाता है।
संघ। तो फाइलम, 9 फाइलम में जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है। उन फाइलमों में से, संघ में से किस संघ में आता है ये मनुष्य? कार्डेटा। किस में आएगा? कार्डेटा। उसके बाद क्लास आ जाता है। क्लास का मतलब होता है वर्ग, किस वर्ग में आएगा? 4 वर्ग होते हैं, या तो मैमेलिया होगा, या पक्षी वर्ग होगा, या सरीसृप होगा। ठीक है, तो किस में आएगा ये मनुष्य? मैमेलिया। ये मैमेलिया हो गया। उसके बाद आर्डर आ जाता है। आर्डर की जो है ये भी एक स्मॉल यूनिट है, इसका मतलब होता है गण। तो आर्डर में क्या है? प्राइमेट्स। गोरिल्ला तो है नहीं, प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स। उसके बाद फैमिली आ जाती है। जनरली इसका जो वर्णन है वो पादप में ज़्यादा किया जाता है, लेकिन इसमें भी आएगा तो ये हो जाएगी मनुष्यों की होमोनिडी। होमोनिडी। जीनस स्पीसीज, तो ये वैसे ही उसके जूलॉजिकल नेम से पता चल जाएगा। होमो सेपियंस नाम है इसका, तो होमो उसका क्या है? जीनस है, होमो जीनस, और स्पीसीज सेपियंस, सेपियन। इस प्रकार से हम इन स्टेप के द्वारा किसी भी सजीव को वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। टैक्सोनॉमिक एक्ट्स, टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। वर्गीकृत साधन, मतलब ये जो हमने वर्गीकी के अंतर्गत वर्गीकरण के रखा, इनको हम कैसे व्यवस्थित सिस्टम के अंतर्गत रखते जाएंगे। तो इसके एक्ट्स जो हैं उसमें हार्बेरियम हो गया, हार्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क हो गए, बॉटेनिकल गार्डन हो गए, उसके बाद बॉटेनिकल गार्डन के बाद इसमें म्यूजियम है, और म्यूजियम के बाद की है म्यूजियम, उसके बाद की। ये एक्ट्स है। तो हार्बेरियम जनरली है क्या? हार्बेरियम एक फाइल होती है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो ये एक हार्बेरियम फाइल है। इसमें क्या होता है? पादपों को सुखा करके, प्रेस करके एक सीट में व्यवस्थित रखा जाता है नामकरण के द्वारा, जिससे भविष्य में हम उस पादप के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। मान लीजिए एक हार्बेरियम है, जैसे इसमें गुड़हल को रखा गया है, ठीक है, तो इसको सुखा करके, प्रेस करके इस सीट में चस्पा किया गया है। उसके बाद इसके बारे में, इसका बॉटेनिकल नेम, लोकल नेम, सामान्य, इसके बारे में जानकारी रखी गई है। तो ये एक हार्बेरियम फाइल है जिसके द्वारा हम पौधों को रखते हैं जानकारी के लिए। उसके बाद आ जाता है इसमें हार्बेरियम के बाद बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, जंतु पार्क जिसको बोलते हैं। तो जंतु पार्क में क्या होता है? जनरली वहाँ पर केवल जंतुओं को रखा जाता है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहाँ पर गिर को ही रखा जाएगा, या किसी विशेष जंतु को ही रखा जाएगा, या कोई मान लीजिए वो देखने चाहते हैं कहीं जू, तो उसमें क्या विभिन्न प्रकार के जंतुओं को रखा जाता है, तो वहाँ पर जंतुओं को रखा जाएगा। उसके बाद बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन का मतलब होता है कि जहाँ पर जंतु और पादपों को एक सामूहिक रूप में रखा जाता है। जंतु एवं पादपों को एक सामूहिक रूप में रखा जाता है। और उसके बाद जो म्यूजियम है, इसको बोलते हैं संग्रहालय। म्यूजियम को क्या बोलते हैं? संग्रहालय। तो संग्रहालय में क्या है कि मृत जंतुओं व पौधों के जो मृत हो जाते हैं, उसमें जंतु और पादपों को, मृत अवशेषों को रखा जाता है, जिससे भविष्य में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। उसके बाद इसमें आ जाता है म्यूजियम के बाद की कुंजी जिसको बोलते हैं। तो ये एक विशेष एक्ट्स है कुंजी, जिसमें विपरीत लक्षणों
के अकॉर्डिंग जंतु और पादप को रखा जाता है, जिसमें से विपरीत जो लक्षण होंगे उसमें एक लक्षण को एक्सेप्ट किया जाएगा और दूसरे लक्षण को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, ये टैक्सोनॉमिक एक्ट्स हैं जिनके द्वारा हम वर्गीकरण के अंतर्गत हार्बेरियम के द्वारा, जूलॉजिकल पार्क के द्वारा, बोटेनिकल गार्डन के द्वारा, म्यूजियम के द्वारा और की के द्वारा भविष्य में जानकारी के लिए हम किसी पादप या जंतु को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सजीवों के बारे में जाना, सजीवों के बाद सजीवों के लक्षणों के बारे में जाना, सजीवों के लक्षणों के बाद उसमें डाइवर्सिटी के बारे में जाना, विविधता कैसे पाई जा रही है, उसके लेवल कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर विविधता के अंतर्गत उसमें नामकरण कैसे कर पाए हम, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के द्वारा, कैरोलस लिनियस ने दिया उसको। नामकरण के बाद उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आई उसमें से 2 थी, ठीक, उनके बारे में जान लिया हमने। उसके बाद इसमें आ गया टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के घटकों के बारे में जान लिया, किस घटकों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाएगा। उसके बाद आ गया टैक्सोनॉमिक एक्ट्स, इसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं, हार्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड क्री, इनके बारे में अध्ययन कर लिया। तो अब इस ऑल ओवर चैप्टर से आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सजीव क्या है तो उसका उत्तर दे पाएंगे, या उसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर लिया है। उसके लक्षणों के बारे में पूछा जाए तो आप बता पाएंगे कि उसमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी के बारे में पूछा जाए उसको भी आप बता पाएंगे कि डाइवर्सिटी विविधता क्या है। ठीक, उसके बाद टैक्सोनॉमी के बारे में अगर पूछा जाए तो उसके बारे में आप जान सकेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या है। उसके बाद टैक्सोनॉमिक एक्ट्स के बारे में अगर पूछा जाए उसके बारे में बता पाएंगे। उसके बाद लास्ट में अगर इतना चैप्टर इन पॉइंटों को समझने के बाद एक असाइनमेंट में आप लोगों को दिया जाए कि किन्हीं 5 पौधों की हार्बेरियम फाइल तैयार करना है, तो क्या तैयार कर पाएंगे? बिल्कुल तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसमें करना क्या है कि 5 प्रकार के पौधों को उनकी टहनी से कम उसमें 2 पार्ट्स होना चाहिए, कट करके उसको प्रेस करना है। प्रेस करने का मतलब किसी बुक के बीच में दबाना है उसको, लोहे वाले प्रेस से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो खराब हो जाएगा। प्रेस करेंगे तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे सूख जाएगा। उसके बाद उसको एक इस सीट जैसे उसमें चस्पा करना है, नामकरण उसका करना है, उसका बॉटेनिकल नाम लेना है, लिखना है और जनरल नाम लिखना है। पूरी जानकारी लिख करके 5 पौधों की हार्बेरियम फाइल तैयार करना है। तैयार कर पाएंगे? ठीक है, ऑल थैंक्स।